सोशियोलॉजी पेपर के 100 क्वेश्चन की बार आ रही है। और सर आप हमेशा, मैंने देखा है पेपर लीक को लेकर एनटीए हमेशा विवाद में रहता है, और ये अभी बहुत बड़े प्रोटेस्ट भी चल रहा है एनटीए को लेकर। आप सर इसको किस तरह से देखते हैं सर? पहले से बेस दिया जा रहा है 2 लाख में, 2.5 लाख में। इस बार तो अभी आपको पता है कि खुद एलओपी जी राहुल गांधी जी ने खुद ही बताया कि जो आपका सोशियोलॉजी का पेपर है 2.25 लाख में, कि आपको अपना एडमिट कार्ड हमको भेज दीजिए, और उसके बाद जिस दिन एग्जाम होगा, पैसे मांगते हैं 2-2.5 लाख रुपए, और उसके बाद जिस दिन एग्जाम होगा उससे ठीक एक रात पहले आपको वहां से लिया जाएगा, आपको वहां से उठाएंगे, आपका मोबाइल हमारे पास जब्त रहेगा और सारी चीजें। मैंने एक पूरी एप्लीकेशन ड्राफ्ट की और मैंने मेल करके एनटीए के डीजी से रिक्वेस्ट की कि मुझे इस तारीख को आपका अपॉइंटमेंट चाहिए और ये सारे प्रूफ्स हैं। मैं घर पहुंचा हूँ, 2 घंटे बाद मेरे पास यूपीएसआईटी का कॉल आता है। ठीक है, यूपीएसआईटी से कोई अधिक आग लग चुकी थी। हाँ, मतलब मैटर, क्योंकि वो हो रहा था। ठीक है, यूपीएसआईटी से कॉल आया कि ऐसे ऐसे हमारे पास खबर आई है कि आपने कोई कंप्लेंट रेज की है। तो मैंने कहा हाँ सर, ये डिटेल बोलते हैं आपके जितना भी जो भी प्रूफ है, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनसे भी रेफरेंस आपको मिला, सारे आप डिटेल भेज दिए। क्वेश्चन चैलेंज की पर क्वेश्चन के 200 चार्ज करते हैं। अगर क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है स्टूडेंट की साइड से तो फीस रिफंड होना चाहिए। और आप एक मतलब हम और आप बैठकर बच्चों के लिए नहीं सोच रहे, ये पूरे देश के लिए सोच रहे। एक तो पेपर में सबसे बड़ा गलती होती है, जब भी बच्चा फॉर्म भरता है तो उससे फॉर्म भरने से पहले एक टिक करवाते हैं कि आई एग्री। तो कहते हैं ना, दुनिया में एडिशन ने ऐसा कोई बल्ब नहीं बनाया जिसको छुआकर दूसरा बल्ब जलाया जा सके। ये ताकत केवल एक शिक्षक में होती है, एक प्रोफेसर में होती है, जो एक दिया से हजारों दिया जला सकता है। जी हाँ, हम उसी एग्ज़ाम की बात करें, यूजीसी नेट, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ और पीएचडी कराने में हेल्प करता है। मैं पिछले कई वर्षों से इस यूजीसी नेट एग्ज़ाम को पढ़ा रहा हूँ। मैं पेपर 1 पढ़ाता हूँ। मेरा नाम है रजत कुमार और मेरे साथ हैं प्रद्युमन त्रिपाठी सर, पॉलिटिकल साइंस, द ग्रेट एजुकेटर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारा जो इस पूरे डिस्कशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी आज के वक्त में ना एक बहुत बड़े सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया है। विद्यार्थी अलग अलग तरीके से परेशान हैं, एग्ज़ाम हो जाता है, आंसर की आने का कोई हिसाब नहीं है, पेपर लीक की खबरें आती हैं, और ये सारी चीज़ें ना बड़ी एक अनसर्टेनिटी और एक एंग्जाइटी क्रिएट कर रही हैं स्टूडेंट्स की। और स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जब तैयारी करते होते तो हम पे आप पे ट्रस्ट करते हैं कि यही हमारी नैया पार लगाएंगे, और फिर जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तब उनको लगता है कि यार हमारे टीचर हमारे मुद्दों के बारे में बात करें। और आज मौका मिलता है, यूजुअली तो आपको ही पता है कि कितना ज़्यादा हम लोग बिजी रहते हैं क्लासेस में, इतना सब कुछ वर्कलोड रहता है। तो आज मुख्य रूप से जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जितनी भी कंट्रोवर्सीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इसका इतिहास रहा है, जो समस्याएं हैं, जो आप सभी समस्याएं फेस करते हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या कारण हैं, उस पर डिस्कशन और आगे के समाधान क्या हो सकते हैं, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। सर, मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूँगा, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और एनटीए, ये 2 ऐसे शब्द हैं जो एनटीए यूजीसी नेट। ओके, तो यूजीसी नेट तो अपने आप में ठीक है, यूजीसी एक एजेंसी है, नेट का एग्जाम करवाती है भाई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बट एनटीए का जुड़ना जो है इसके साथ, इसका हिस्ट्री, बिकॉज आपका भी उतना ही लंबा एक्सपीरियंस रहा है जब से ये एनटीए आया है एग्जाम लेने के लिए, तो आपने क्या देखा, क्या रिश्ता है इस एजेंसी का यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के साथ में, और साथ साथ किस तरीके से इस एग्जामिनेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनटीए? सर, मैं ये समझता हूँ कि ये एग्ज़ामिनेशन सबसे पहले कोई एक गवर्नमेंट जॉब नहीं दिला रहा है कि 4th क्लास 3rd क्लास, ये एक प्रोफेसर बनाता है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स बनते हैं और जिनका एक समाज में एक अलग तरह की वैल्यू है, और उनसे जुड़ने के बाद कई हज़ारों लोगों की ज़िंदगी चेंज होती है। नाम के आगे डॉक्टर लगता है, पूरा लाइफ चेंज हो जाता है, पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है। तो इस एग्जामिनेशन को, एनटीए को पहले तो बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और सीरियसली एक पूरा कैलेंडर होना चाहिए। और वो कैलेंडर है कि भाई 1 साल में 2 बार एग्जाम होना चाहिए, बट वो कभी फुलफिल नहीं होता है। साइकिल हमेशा मिसमैच, हाँ, साइकिल हमेशा सर मिसमैच होती है। एग्जाम हो जाता है तो रिजल्ट नहीं आता है, कभी एग्जाम का फॉर्म लेट आता है, और कभी मल्टीपल चेंजेस करते हैं। और इन चेंजेस को तो स्टूडेंट सर एडजस्ट कर लेता है, कहीं ना कहीं टीचर उन्हें संभाल लेते हैं। हम और आप टीचर्स हैं जो काफ़ी जिम्मेदारी से पढ़ाते हैं, तो बच्चे उसी करिकुलम में इतने डूबे रहते हैं, तो उनको एनटीए के ये मिसमैनेजमेंट में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क तब पड़ता है जब एनटीए अपने सिलेबस और पैटर्न में बड़ा चेंज करता है।
सर वो मैं इस प्रकार देखता हूँ कि पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस जो डिफाइंड है ना उससे कई दूर जाकर सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पूछा जाता है सर आला मारा मूवी के बारे में, बाहुबली मूवी का रेवेन्यू बताइए। ये आप एक्सपेक्ट करते हैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर बनेगा बच्चा, तो उसको ये पता होना चाहिए, उसको रेवेन्यू बॉक्स कलेक्शन ऑफिस पता होना चाहिए, जो कि जिनकी मूवीज़ की बात करें उनका देश के जो आज हमारे कई सारे युवा लड़ाई लड़ रहे हैं उनका कोई समर्थन नहीं, उनका कोई सपोर्ट नहीं है, और हमारे स्टूडेंट्स उनकी मूवीज़ के डायरेक्टर के नाम, उनके क्रोनोलॉजी याद करें। तो मुझे लगता है एनटीए को सबसे पहले अपना सिलेबस जो डिफाइंड है उसी का अराउंड क्वेश्चंस पूछना चाहिए। हाँ, अपने करंट अफेयर्स को आप इंप्रूव कर सकते हो, ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और अपने एग्जाम पैटर्न पे काम करना चाहिए। पहले तो सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जैसे पॉलिटिकल साइंस है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट बैठते हैं तो कई शिफ्ट में पेपर होता था, उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो मुझे लगता है कि सर यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करने की जरूरत है और थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, कैलेंडर को फॉलो करने की जरूरत है, और एक स्ट्रिक्ट एग्जाम पैटर्न और स्ट्रिक्ट सिलेबस हो, उसी के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाए। क्या होता है सर, पेपर 1 सब में कॉमन होता है, कभी पेपर 1 के लेवल को डिफिकल्ट कर देते हैं, कभी ईजी कर देते हैं। भाई पेपर 2 तो सबका सेम ही है, भाई कॉमर्स का अलग है, पॉलिटिकल साइंस का अलग है, लेकिन पेपर 1 तो बच्चों को बराबर लेवल का मिलना चाहिए, वो प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, कभी टफ है, किसी में टफ, किसी में इजी, और वो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। कभी कभी शिफ्ट वाले में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब तो चलिए पिछले 1-2 एग्जामिनेशन से इन्होंने शिफ्ट वाला सिस्टम कर दिया। सर एक चीज़ और है, अगर हम देखें ये जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, अगर आप लोगों को विद्यार्थी पता है कि ये पहले सीबीएसई के द्वारा करवाया जाता था, और इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता था 2017 में कि इसमें पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, तो इसमें आपका जो एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, उसका पेपर 1 जैसा है वैसे ही, और उसके बाद जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है उसका पेपर 2 एंड पेपर 3, मतलब 2 पार्ट में उसको डिवाइड करते थे। तो एक अलग पैटर्न में पेपर होता था। फिर उसके बाद उसको चेंज किया गया, एनटीए को ये दिया गया, जैसे ये एनटीए एक ठेकेदार एजेंसी, सरकार ने एक ठेकेदारी पकड़ी कि चलो अब शिक्षा में भी जैसे कि सड़क बनाने के लिए ठेकेदारी दी जाती है, तो सरकार ने बोला कि यार बहुत सारे एग्जाम करवाने हैं, कहाँ तक सीबीएसई करवाएगा, कहाँ तक यूपीएससी करवाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये सारे छोटे मोटे एग्जामिनेशन में पैसा अच्छा कमा सकते हैं हम, तो उन्होंने बनाया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगेन इस ऑर्गेनाइजेशन की सर स्थापना किसी कानून से नहीं हुई है, इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना एक एनजीओ के रूप में हुई। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ अ सोसाइटी, जैसे कि मैं और आप एक नॉर्मल सोसाइटी, तो और उससे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सबसे बड़ा समस्या है एनटीए के साथ में कि जैसे मान लीजिए आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, तो वो एक एक्ट पास करके 1993 में एक्ट पास हुआ, उससे बन गया, या फिर कोई संविधान का आर्टिकल है उसके बेस पर एजेंसीज बनती हैं, जो भी है। बट एनटीए जो है, जिसको इतने लाखों विद्यार्थियों का एग्जाम ले रहे हैं ना, उसका पार्लियामेंट की तरफ, देश की संसद जो कि देश की जनता को रिप्रेजेंट करती है, उसकी तरफ कोई जवाबदेही नहीं है। अब वहाँ से काम शुरू हुआ। स्टार्टिंग में तो जो बेसिक आइडिया आया था जब एनटीए ने काम करना स्टार्ट किया, तो बेसिक आइडिया ये था कि आईआईटी खड़गपुर कि कुछ विद्यार्थियों ने आइडिया दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ डेटा साइंस हम इस देश के एग्जामिनेशन पैटर्न को ऑनलाइन ले जा सकते हैं और एक बेटर एफिशिएंसी। बहुत अच्छा आइडिया था टू बी ऑनेस्ट। जब मैंने भी इसको स्टडी किया कि अच्छा हाँ एनटीए किस बेसिस पे काम करती है, तो उन्होंने डेटा साइंस का यूज़ किया कि हम कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बनाएंगे और हर क्वेश्चन की एक क्वेश्चन आईडी होगी। पहले पेपर ऐसा बनता था कि प्रोफेसर को बुलाया, पेपर बनाते थे और वो सीक्रेसी के साथ पेपर फिर उसका पब्लिश होकर बनता था। अब उन्होंने कहा कि नहीं, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। बहुत अच्छी बात है। आईआईटी खड़गपुर के मतलब कुछ लोग एक्सपर्ट्स बैठे और एनटीए को कुछ ऑफिसर, मतलब सरकार ने अपने कुछ अधिकारी भेजे और उसके मिलकर एनटीए बना। और पहले इनका ऑफिस यहाँ नहीं होता था, पहले इनका ऑफिस होता था नोएडा सेक्टर 62 में। वहाँ ऑफिस है, मैं उस वाले ऑफिस में भी गया हूँ। एक बार जब 2019 का पेपर में उन्होंने गलती की थी तो मैं वहाँ पहुँचा, फिर वहाँ देखा तो वहाँ तो कोई एक्सपर्ट थे ही नहीं। मैंने कहा टीचर से मिलवा दो जिनने भी पेपर बनाया। बोलते वहाँ यहाँ कोई एक्सपर्ट नहीं मिलते। हम उन्होंने समझाया कि हम लोग डेटा साइंस पे काम करते हैं और हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक हम क्रिएट करवाते हैं अलग अलग जगह से, जिससे कोई चीटिंग ना हो, और फिर उसमें से फिर हम रैंडम क्वेश्चन आईडी पिक करके आपका क्वेश्चन पेपर रेडी कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑनलाइन पेपर वगैरह होता है, वो सारी टेक्निकल चीज़ें। तो वहाँ से बात शुरू हुई। उसके बाद शुरुआत में तो चीज़ें ठीक चली 1-2 साल तक। फिर देखते देखते जब ये डेटा साइंस पे काम कर रहे थे, बिकॉज एक होता है ना, जब एक प्रोफेसर पेपर बनाता है तो वो सिलेबस का एस्पेक्ट और एक्सपेक्टेशन ऑफ द जो एक कैंडिडेट है कि यार उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो क्या उसके पास उतनी गहराई में नॉलेज है भी कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें एनालाइज करते थे पहले प्रोफेसर जब पेपर बनाते थे। फिर जब कंप्यूटर पेपर बना रहा है, अब कोई इंसान पेपर नहीं बना रहा, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि भाई रैंडमली क्वेश्चन आईडी पिक की, तो वो फिर बच्चों को दिख रहा है कि यार एक से रैंडम, जैसे आपने बोला कि अब आला मारा मूवी का क्वेश्चन, इसका क्या लॉजिक है। कोई भी पढ़ा लिखा प्रोफेसर ये क्वेश्चन डालेगा ही नहीं एग्जाम पेपर में, क्या ये क्या बच्चा बताएगा, इसका क्या लॉजिक है। ऐसे बहुत सारे उल झलूल को सवाल लगे। फिर 2022 के बाद ये हुआ कि ये दौड़े फैक्ट के तरफ कि अब कॉन्सेप्ट गया मट्टी का तेल लेने, अब हम पूछते हैं फैक्ट। तो फिर शुरू हुआ
क्रोनोलॉजी का Chronology. एक नाच कि इसकी क्रोनोलॉजी फलाना ढिमकाना और ऐसे ऐसे फैक्ट जिसका कोई दूर दूर तक असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन से पहले तो उन्होंने शुरू किया कि बुक्स एंड ऑथर्स, चलो ठीक है बुक्स एंड ऑथर्स थोड़ा सा फैक्चुअल हुआ, फिर उन्होंने कहा ये 4-5 किताबें इनको क्रम में जमा दो, चलो वो ठीक है, फिर उसके बाद आप भी देख रहे हैं हर समय मतलब ऐसे नॉनसेंस चीजें जिसका फ्यूचर में इवन टीचिंग में रिसर्च में कुछ कहीं पे भी ना फ्यूचर में कोई यूज नहीं आने वाला। तो वो चीजें करते करते 2024 तक आते आते ये हो गया था कि बच्चे माथा पकड़ के बैठ गए कि अब क्या ही याद कर लें, और टीचर भी कि हम पढ़ा रहे हैं आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, फिर हमने रटाना स्टार्ट कर दिया कि अब भाई पढ़ने से मतलब नहीं है, रट दो तुम तो बस रट्टू तोता बनो सारे प्रेसिडेंट, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का आपको बता रहा हूँ 2024-25 में बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा ही नहीं है, वो कॉन्सेप्ट थ्योरी सब बंद कर दी थी बिकॉज एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए, पॉलिटिकल थ्योरी के 2 क्वेश्चन, पॉलिटिकल थॉट के 2 क्वेश्चन, जो कि कोर है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का। हाँ 100 में से 4 क्वेश्चन गिन गए, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट जो कि सबसे मेन माना जाता है, उसको सबको इग्नोर करके यूनिट 5 और यूनिट 7 इन 2 यूनिट को पकड़ा और उन्होंने उससे 25 से मतलब 50 क्वेश्चन सिर्फ 2 यूनिट से बना दिए। और उसमें क्वेश्चन कैसे सर, उसमें से कम 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ क्रोनोलॉजी, कैसे कि ये आपके फाइनेंस कमिश्नर है इनको अरेंज कर दीजिए, ये आपके चीफ जस्टिस है इनको अरेंज कर दीजिए, ठीक है, मतलब 55 चीफ जस्टिस कैसे बच्चा याद कर सकता है, और वो भी ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे वाले सीक्वेंस है, बीच के कहीं रैंडम उठा के बोलते इनको अरेंज कर दो। तो ये हो रहा है अब इस बार फाइनली, क्योंकि बहुत प्रेशर बनाया गया, 2-3 बार एप्लीकेशन डाली गई, यूजीसी को जाके हम लोगों ने बताया ये चीज़ कि यार ये क्या कर रहे हो, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर थोड़ी, उनको हमने दिखाया कि ये पेपर के असिस्टेंट प्रोफेसर का है, तो फिर उन्होंने एनटीए से बोला कि भाई जवाब दीजिए इस पर, जो भी है बच्चे परेशान है। तो इस बार फिर भी पॉलिटिकल साइंस का पेपर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल गया, बहुत ज़्यादा नहीं, फैक्चुअल अभी पूछे बट स्टिल इम्प्रूवमेंट है। तो ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से मैं यहीं पे कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये जो रिश्ता जब से एनटीए के साथ जोड़ा है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का, समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। सर अभी जैसे रिसेंटली जून का एग्जाम हुआ, 30 जून को एग्जाम खत्म हो गया, एक आपने देखा एक सेंटर पे पेपर लीक भी हुआ, आपने आवाज़ भी उठाई थी उस पर वीडियो बना के सबसे पहले कि जालंधर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, हाँ, वहाँ पे पेपर कैंसिल हो गया था। अभी जो से आपने पेपर बनाने की बात की कि प्रोफेसर पेपर बनाते थे, तो पूरी पीडीएफ भी एक सोशियोलॉजी पेपर की 100 क्वेश्चन की बाहर आ रही है। और सर आप हमेशा, मैंने देखा है जब भी मैंने आप मतलब वीडियोज़ के फॉर्म में पहले मैं आपको देखता रहा हूँ, तो आप हमेशा एनटीए ऑफिस बच्चों की आवाज़ के लिए जाते रहे हैं, ये क्या है? मतलब पेपर लीक को लेकर एनटीए हमेशा विवाद में रहता है और ये अभी बहुत बड़े प्रोटेस्ट भी चल रहा है एनटीए को लेकर, आप सर इसको किस तरह से देखते हैं? सर देखिए, मतलब ये जो पेपर लीक है ना, बहुत संगीन मुद्दा है और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ, मतलब और इस पर हम बात करना बड़ी सरल भाषा में हम बात नहीं कर सकते, बहुत गंभीर है, बिकॉज बहुत सारे विद्यार्थियों का जीवन इस पर टिका हुआ है, क्योंकि बहुत घंटों की पढ़ाई, सालों की मेहनत, और उसके बाद वो पेपर देने जाते हैं। बट पेपर में हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और जब ये चीज़ें स्टार्टिंग में, जब मैं आपको थोड़ा सा मतलब क्योंकि एनटीए क्रोनोलॉजी में सब चीज़ें पूछता है, तो मैं आपको कालक्रम समझाता हूँ कि इस पेपर लीक के पीछे का। बिकॉज पहले स्टार्टिंग में जब ये बातें उठनी स्टार्ट हुई 2024 के आसपास, मेरे पास भी, क्योंकि सर भी बहुत सारे स्टूडेंट से कनेक्टेड है, मैं भी, हम लोग जितना पढ़ाते हैं उसके साथ साथ उतना ही टेलीग्राम पे बच्चों से कनेक्टेड है, इतने सारे मैसेज आते हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 2024 के आसपास से ये बात स्टार्ट हो गई कि एक बार 2024 का तो पेपर ऑलरेडी गवर्नमेंट नहीं बोलता कि लीक हो गया, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया जो भी है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये बात निकलना स्टार्ट हुई, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे पास पेपर खरीदने का वो ऑफर आ रहा है, कोई ये बोल रहा है ऐसे करके। तो मैंने कहा यार प्रूफ दिखा दो, आप सीधी सी बात है, मैं आप ऐसा थोड़ी कि आपने बोला आप प्रूफ दिखाइए, हम उसको कुछ करवाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्रम पे बात आती है अपना दिसंबर 2025 की बात है, ठीक है। दिसंबर 2025 का पेपर 6 तारीख को पेपर था, 6 जनवरी को पेपर था ये। 6 जनवरी की मतलब रात में 2 बजे पेपर होने से ठीक, मतलब पेपर सुबह 9 बजे से था, रात में 2 बजे मेरे पास एक बच्चे का मेल आया और एक बच्चे ने मैसेज डाला टेलीग्राम पे। मेल में लिखा कि सर मैं AN झा हॉस्टल से बोल रहा हूँ, मैं अपने बेसिकली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, और यहाँ पे अभी रात में कुछ बच्चों को उठाया गया है और उनको ले गए हैं और उनको रात भर पेपर रटा के, उनके फ़ोन वगैरह सब जब्त कर लिए गए, उनके रटा के कल वो सुबह सेंटर पे उनको छोड़ा जाएगा। मैंने कहा भाई अब इतना गंभीर था, बोलते सर मैंने एनटी को भी ये मेल फॉरवर्ड किया हुआ है, अकेले आपको नहीं बता रहा हूँ। फिर एक और स्टूडेंट का मैसेज आया, मैंने कहा भाई कुछ प्रूफ हो, कुछ भी हो तो आप मुझे शेयर करो, बिकॉज इतनी बड़ी चीज़ है, कल सुबह बच्चों का पेपर है, मैं अभी जाके अगर मैं वीडियो बना दूंगा, कुछ भी बोल दूंगा तो इट विल बी अ ब्लंडर। विदाउट प्रूफ मैं नहीं कर सकता, मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं अभी भाग के एनटी के पास जाऊँगा, मैं एक्शन लूँगा उस पर, जो भी कर सकता हूँ। तो उस समय ये बात आई, उन बच्चों ने कोई प्रूफ नहीं भेजा। स्टिल वो मेल हमने एनटी को फॉरवर्ड किया कि ऐसी ऐसी बातें बच्चों की तरफ से आ रही हैं, बिकॉज अगेन कुछ क्लियरिटी नहीं थी। तो फिर मामला शांत हो गया वहाँ पे। फिर उसके बाद उन बच्चों से 1-2 बार बात हुई, बट कोई कंसाइज प्रूफ नहीं था, तो हमने उस बात को वहीं छोड़ दिया। फिर चीज़ें बढ़ते बढ़ते हम पहुँचे जून वाले एग्ज़ाम में। फिर वहाँ पे ये सब चीज़ें, अब जून वाला ये वाला जो अपना एग्जामिनेशन है, ठीक है,
तो अब उससे एक महीने पहले नीट के पेपर लीक हो चुका था, ठीक है, आप सब पूरा देश को पता चला। फिर वहाँ पे मेरा थोड़ा सा दिमाग खटखटा कि यार कैसे, मतलब एजेंसी सेम ही है। जब पेपर वहाँ से निकल जा रहा है, प्रिंटर से निकल जा रहा है, कैसे निकल जा, जो भी है, नीट का पेपर हुआ, तो फिर मैंने उन बच्चों को वापस कनेक्ट किया और उसके साथ कि यार ये क्या क्या, फिर मैंने उनके नंबर मांगे कि आप नंबर दीजिए, फिर उनसे बात की। फिर मैंने कुछ मेरे और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो ऐसे 4-5 बच्चों से मैंने बात की और फिर मैंने थोड़ा सा पूछा कि यार हो क्या रहा है, ऐसी ऐसी बातें उड़ती उड़ती खबर आ रही है, क्या इसका कोई तथ्य है, क्योंकि नीट का पेपर तो लीक हुआ है, बट क्या यूजीसी नेट एग्जाम में भी कुछ ऐसा, क्योंकि हमारे दिमाग में तो क्लियर आता ना कि अच्छा वहाँ ऑफलाइन पेपर है तो पेपर सर्कुलेट हो सकता है, बट यहाँ तो ऑनलाइन है, बिल्कुल किसी का पेपर पहुँचता ही नहीं, कंप्यूटर पे है, जब आप कंप्यूटर पे लॉग इन करेंगे तभी रिप्रेजेंट होगा, तो लीक कैसे हो रहा है वहाँ पे। और पेपर पहले से बेच दिया जा रहा है 2 लाख में, 2.5 लाख में, इस बार तो अभी आपको पता है कि खुद LOP जी, राहुल गांधी जी ने खुद ही बताया कि जो आपका सोशियोलॉजी का पेपर है 2.25 लाख में। तो उस चीज़ को अभी, मतलब ये सोशियोलॉजी लीक की बात तो अभी आई है, बट उससे पहले ये चीज़ मैंने फिर थोड़ा सा अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया। 4-5 बच्चों से बात की और भी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं, तो अलग अलग लोगों से बात की। तो मेजरली सभी बच्चों ने बोला सर ये ओपनली हो रहा है यहाँ पे, इलाहाबाद, गोरखपुर और प्रयागराज, 3 जगह उन्होंने बताया, मतलब इसलिए बताया कि ये 3 जगह कुछ गिरोह हैं जिसमें टीचर शामिल नहीं है, जिसमें बच्चे भी शामिल नहीं हैं, कुछ बाहर के लोग हैं जिन्होंने जो सेंटर्स हैं, कुछ सेंटर के भी 1-2 नाम बताए उन्होंने कि ये इस सेंटर से, मैंने सीधा बोला कि भाई सेंटर से लीक ही नहीं हो सकता, सेंटर तो सिर्फ कंप्यूटर रखता है, पेपर तो NTA उसी वक्त में ऑनलाइन। तो बोलते नहीं सर उनकी कुछ NTA सेटिंग है, और उन्होंने पूरा सिस्टम बताया कि होता ये है कि ये लोग उन बच्चों को रीच आउट करते हैं, गिरोह वाले, जिनका पिछले 3-4 बार से पेपर नहीं हुआ, जो एक स्कार वनरेबिलिटी में कि एक बार दे दिया 2 बार, नए बच्चों को नहीं रीच आउट कर रहे हैं। तो वो खुद अपना उनका सर्किट है जिससे वो लाइक चैनल के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या फिर व्हाट्सअप से मैं बात करते हैं, सीधी बात है। हाँ, एक और चीज़ बताई कि वो लोग व्हाट्सअप से बात करते हैं, जो गिरोह वाले हैं बेसिकली, और उसके बाद वो सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं और उनको फिर बोलते हैं कि आपको अपना एडमिट कार्ड हमको भेज दीजिए, और उसके बाद जिस दिन एग्ज़ाम होगा पैसे मांगते हैं 2-2.5 लाख रुपये, और उसके बाद जिस दिन एग्ज़ाम होगा उससे ठीक एक रात पहले आपको वहाँ से लिया जाएगा, आपको वहाँ से उठाएंगे, आपका मोबाइल हमारे पास जब्त रहेगा और सारी चीज़ें आपको रात में पेपर रटवाया जाएगा। अब उसमें भी उन्होंने बताया कि एक बच्चे ने बताया कि सर 3 सेट रटवाए जाते हैं, उसमें से कोई एक सेट फंस जाता है। मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब आई वाज लाइक, बिकॉज इट वाज जस्ट अ लाइक पॉइंट, तो मैंने फिर भी अजीब लगा कि यार इतना नहीं हो सकता, बट स्टिल फिर मुझे लगा कि जब NTA ने नीट का पेपर लीक किया है तो NTA की तरफ से यूजीसी नेट पेपर भी लीक हो सकता है। इन बच्चों की बात में बिल्कुल झूठ तो नहीं होगा। अब ये झूठ और कंफर्म, मतलब सत्य मुझे कंफर्म तब हुआ जब वहीं से एक बच्चा है जिसको मैं जानता हूं, जिसने अभी दिसंबर वाले एग्जाम में उसका बहुत ज़्यादा मार्क्स आया, पेपर बहुत टफ था और उसके मार्क्स खतरनाक आए, ठीक है, और वो मुझे कहने के लिए, वो हमारे सिस्टम में देखा गया तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में पढ़ रहा था, तो हमने कहा ठीक है अच्छी बात है, टीम ने बोला कि सर इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, अच्छी खासे मार्क्स है, हम इसका एक टॉपर स्टॉक इंटरव्यू करते हैं। हमने टॉपर स्टॉक इंटरव्यू किया, उसके बाद उस स्टूडेंट के वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उसी हॉस्टल का स्टूडेंट था। फिर मैंने उस पर कमेंट आया तो उस बच्चे ने पहले बोला कि सर ये तो बच्चे मुझसे जलते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, मैंने कमेंट डिलीट कर दिया, ठीक है। फिर जब मैंने इन सारे बच्चों से, जब मैं अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, ये 1 महीने पहले की बात है, जून के एग्जाम से पहले, मैंने उस स्टूडेंट को भी कॉल किया। मैंने कहा यार ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं उड़ती हुई, कि मैंने उसको नहीं बोला कि तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने उससे बोला कि यार ये बताओ कि क्या ऐसे कुछ बात कभी आपने चलते फिरते सुनी है कि यहाँ पे पेपर लीक होता है इलाहाबाद में। उसने सिरे से निकाल दिया बिल्कुल, क्योंकि बाकी सारे बच्चे आधा अधूरा कुछ तो बोल रहे हैं। फिर मुझे लगा कि मैटर तो है। सबसे पहले तो मैंने उसकी वीडियो हटवाई कि भाई ये बंदा हमको नहीं चाहिए, ये हमारा स्टूडेंट नहीं है। पेपर बहुत टफ था, इतना ज़्यादा हाई स्कोर कैसे कर लिया? कर भी लिया, और आप कभी क्लास में नहीं देखे, चलिए हम तो मान रहे कि उसने मेहनत से किया होगा, हम नहीं मान रहे कि उसने किया, बट वो सिरे से जब निकाल दिया, बिकॉज आप उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और उसी यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी बात फैली है कि वो बात मुझ तक पहुंच रही है। मैं वहाँ इलाहाबाद से इतनी दूर यहाँ बैठा, मेरे तक बात पहुंच रही है और आपको खबर भी नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। फिर मैंने पूरे एक ड्राफ्ट किया, अभी आपको इस वीडियो में पीछे ड्राफ्ट भी दिख जाएगा। मैंने एक पूरी एप्लीकेशन ड्राफ्ट की और मैंने मेल करके NTA के DG से अपना वो मांगा कि रिक्वेस्ट की कि मुझे इस तारीख को अपना आपका अपॉइंटमेंट चाहिए और ये सारे प्रूफ्स हैं, और इस बेस पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन करें। तो जून वाला जो एग्ज़ाम है उससे 1 महीने पहले ये प्रक्रिया चालू हुई। हमने NTA के पास गया, फिर उन्होंने तो अपॉइंटमेंट दिया नहीं, जैसे कि आपको पता है कि आप बोलते हैं कि नॉन टॉकिंग एजेंसी वाला। तो हमने मेल किया, 4-5 दिन पहले मैंने मेल कर दिया था उनको बताया कि मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट दे दीजिए। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बट मैंने कहा मैं तो पहुंचूंगा ही, मुझे तो अपना पेपर बचाना है।
तो मैं वहाँ पहुँचा, फिर उसके अगेन इस पूरे वाकये में मैंने स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो सिचुएशन इतना संवेदनशील है ना। आप बच्चों को जाके बोल दोगे कि यहाँ पेपर लीक हो रहा है, तो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जान लगा के वो तैयारी कर रहे हैं, उनको बीच में आप नहीं बता सकते कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो फिर हमने एनटीए को बोला, एनटीए ने पहले फिर उसी वक्त में पहले तो वो थोड़ा सा आनाकानी की, बट फिर मैंने उनको कुछ नाम बताए, कुछ लोगों के नाम बताए, जिसमें अभी मैं नाम बोले भी सकता हूँ, कोई ऐसा नहीं बात है, क्रिमिनल लोग ही हैं वो। तो एक विवेक सिंह नाम है, जो इस पेपर लीक रैकेट से संबंधित है, ठीक है, विवेक सिंह अंकित करके नाम लिखते हैं, और एक है आशुतोष त्रिपाठी। ओके, ये दो नाम मेरे सामने, जो सभी विद्यार्थियों ने बोले कि ये दो लोग जो है कॉमन है इस पेपर लीक रैकेट से जो इलाहाबाद में चल रहा है उससे संबंधित है। अब वो कितना है नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन करना उनकी जिम्मेदारी, मेरा और आपका काम नहीं है। राइट। फिर जब ये बात मैंने उनको बताई, मैंने 4-5 विद्यार्थियों के नंबर दिए कि इन विद्यार्थियों ने मुझे सारी डिटेल दी है, आप इनसे बात कीजिए। फिर उन्होंने सेम टाइम, क्योंकि ये डिटेल मैंने उनको 5 दिन पहले मेल पे भेज दी थी, तो फिर जब मैं पहुंचा तो फिर उन्होंने अपने, क्योंकि मैंने बोला पेपर लीक का मैटर है, नीट का आपका हो रखा है, ये भी हो जाएगा तो बवाल हो जाएगा, सीधी मैंने एंटी को सीधे धमकी दी कि अगर वो हो चुका है आपका, ये हुआ ना, तो समझ लो कि अब उसके बाद बच नहीं पाओगे आप लोग। तो फिर वो थोड़ा सीरियस हुआ, फिर उन्होंने किसी अपने एक पर्सन को बुलाया, इंचार्ज को, तो उन्होंने मुझसे बात की कि क्या है क्या नहीं है, आपका क्या कंसर्न है। तो मैंने बताया पूरा चीज़ें। फिर बोलते कि फिर उन्होंने फिर पता किया, बोलते सर आपका जो मेल आया था उस बेसिस पर हमने IB को ही इन्फॉर्मेशन दे दी थी, और IB इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अगर कहीं पे भी ऐसी बात है, जो आपने सेंटर्स बताए 3-4 और जो शहर बताए, इन सब जगह के सेंटर्स पे हम पूरी तहकीकात करवा रहे हैं कि कहीं से कुछ ऐसा बात तो नहीं है। फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि मुझे आप ये कागज़ पे और जो भी डिटेल है वो दे जाइए, मैं आपको। तो उन्होंने मिलवाया नहीं, मतलब सीधी बात है, DG से नहीं मिलवाया। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं घर पहुंचा हूँ, 2 घंटे बाद मेरे पास UPSIT का कॉल आता है, ठीक है। UPSIT से कोई मतलब आग लग चुकी थी। हाँ, मतलब मैटर, क्योंकि वो हो रहा था, ठीक है। UPSIT से कॉल आया कि ऐसे ऐसे हमारे पास खबर आई है कि आपने कोई कंप्लेंट रेज की है। तो मैंने कहा हाँ सर, ये डिटेल बोलते हैं आपके जितना भी जो भी प्रूफ है, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनसे भी रेफरेंस आपको मिला, सारे आप डिटेल भेज दीजिए। तो मैंने उनको दिया, और फिर वहाँ पे बात उन्होंने ख़त्म की कि आप मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी दीजिए आप, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। अगले दिन से बात हुई तो बोलते कि सर हमने उन बच्चों से बात भी की है, जो बताया, जो उन्होंने ट्रेल्स बताई हैं, हमने उस ट्रेल्स को इन्वेस्टिगेशन किया है और हमारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद फिर कोई बात नहीं हुई, फिर बात खत्म। फिर क्योंकि अब एग्जाम था तो हम भी लग गए कि एग्जाम में, कि मैंने कहा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी कि अगर हमारे पास कोई भी छोटी मोटी बात पता चली है तो एटलीस्ट हम एजेंसी को बताएं, सरकार को बताएं कि ऐसा कुछ हो रहा है, अब आप इन्वेस्टिगेशन करना उनका काम है। वहाँ पे ख़त्म। फिर होता क्या है कि यहाँ पे एग्ज़ाम ख़त्म होता है और उसके बाद सोशलॉजी के पेपर की खबर आ जाती है। फिर मेरा दिमाग चटका कि पूरी PDF बाहर आ जाती है। हाँ सर, तो वो जो PDF है ना, वो प्रूफ मेरा, फिर क्योंकि उस बच्चे ने जो मुझे बताया था कि सर पेपर लीक कैसे होता है, क्योंकि एक स्टूडेंट ऐसा भी था जिसने गिरोह से बात भी की थी, गिरोह ने 3 लाख मांगे, उसके पास नहीं थे, ठीक है। अब वो कितना सच बोल रहा कितना, मैंने तो उस बच्चे का भी नंबर दे दिया था UPSIT को कि इसकी भी तहकीकात करो, क्योंकि इसका भी GRF क्रैक हुआ है, और अगर ये भी फंसा है तो इसको भी आप डालो जेल में, सीधी बात है। मुझे मतलब फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे मुझसे कनेक्टेड नहीं है। हाँ, मतलब किसी भी हक जिसको नहीं, जिसका हक वाला JRF नहीं, किसी और को नहीं मिलना चाहिए। करेक्ट, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये बात जरूर है कि हम बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो रहा है, कुछ ही लोगों को हो रहा है, बट जो भी हो रहा है गलत है ना। कुछ बच्चे घंटों पढ़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, और कुछ जो है ऐसे ले जा रहे हैं उसको। क्योंकि मैं इस बात को एक बार आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने दिसंबर वाली साइकिल में देखा था, आपका एक स्टूडेंट 274 इसने स्कोर किया था और ऑल इंडिया रैंक 1 थी। और उसके अलावा अगर हम और अक्रॉस द प्लेटफॉर्म की बात करें, कोई बच्चा नहीं दिख रहा है, दूर तक हमें 100 तक बच्चे नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे तो मतलब वो अंदर से अंदर पास हो जा रहे हैं, और जो मेहनती बच्चे हैं, जो टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं और टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, हम लोग उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चों को आता पता नहीं चल रहा है। तो जो आप बोल रहे हैं ना, इनसाइड स्टोरी कुछ ना कुछ है। और सर वो इनसाइड स्टोरी तब खुले में, जैसे मैंने बताया कि एक तो उस स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर किस तरीके से पेपर लीक की बात होती है, कि उनके पास पेपर पहले से होता है, एक रात पहले, और वही चीज हुई सोशलॉजी के पेपर के साथ। ओके, अच्छा, अब जब सोशलॉजी के पेपर के साथ पूरा PDF आ गया तो फिर मैंने उन UPSIT वाले सर को कॉल लगाया, मेरे पास कांटेक्ट नंबर है, तो मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, और मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला था, NT की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, तो आपने कुछ कार्रवाई की? तो उन्होंने क्लियरली बताया, क्योंकि उससे पहले मेरे पास कुछ बच्चों का कॉल आ गया था कि सर हमारे हॉस्टल में छापामारी हुई है, कुछ बच्चों को कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है अभी, मतलब वही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से में कुछ बच्चों को। तो बोलते सर आपने कुछ कंप्लेंट की थी? मैंने कहा नहीं, मैंने NT को बोला था, NT ने करवाई हुई कार्रवाई। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और एग्जाम से ठीक 1-2 दिन पहले। फिर उन सरों ने मुझे क्लियरली बताया कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी थी, हमने उस पर पूरा लीड सर्च किया, सारी चीज़ें देखी, कुछ लोग हमको संदिग्ध लगे, हमने उनको बेसिकली पकड़ के
पकड़ भी लिया था एग्जाम से 2-3 दिन पहले, और साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, पॉलिटिकल साइंस के पेपर को 1 दिन पहले चेंज कर दिया गया। मतलब जो उन्होंने खुद बोला कि सर हमने पेपर ही चेंज करवा दिया था, कि हमको थोड़ा सा रिस्क लग रहा था, हमने एनटीए को बोला, अब वो कितना वास्तविकता में वो नहीं पता, बट उन्होंने मुझसे क्लियरली फ़ोन पे ये बोला कि हमने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का पेपर एक रात पहले चेंज करवा दिया था, कि अगर कहीं लीक हुआ भी होगा तो पीछे से ही पेपर चेंज कर दिया। तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर अब या तो इसीलिए साधारण आसान आ गया जो भी आ गया, बट व्हाट्सोएवर, बट हाँ पॉलिटिकल साइंस पेपर में उन्होंने बोला कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस का पेपर लीक नहीं हुआ। फिर मैंने कहा सर ये सोशियोलॉजी का पेपर है, ये 100 पेज की PDF है और पूरे देश में ही चल रहा है। बोलते आप मुझे भेजिए, मैं इस पर भी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ कि ये कहाँ से हुआ। बट वो जो अब उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन देश भर में चल रहा है, मिनिस्ट्री ने ही बोल दिया कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और एनटीए भी चुपचाप बैठी है, क्योंकि जैसे ही वो आंसर की आउट करेंगे ऑफिशियली तो क्वेश्चन पेपर बाहर आ जाएगा और सामने सामने सबको दिख जाएगा कि मेरा पेपर लीक है। तो टू सम अप दिस होल पेपर लीक हो रहा है, हम ये नहीं बोल सकते नहीं हो रहा है। बच्चों का हक मारा जा रहा है, बिल्कुल मारा जा रहा है। और अब बस ये है कि हम इतना भी आपको निराश नहीं करना चाहते कि बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो रहा है, कुछ लोग इन्वॉल्व हैं और कुछ बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं, बट कुछ भी उठा रहे हैं तो गलत है। मतलब पेपर लीक तो गलत है, उसको हम जस्टिफाई किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। अब इसमें सबसे बड़ी गलती एनटीए की है। और सर एक पेपर लीक माफिया की स्टोरी तो मैंने आपको समझाई कि कैसे कैसे चल रहा है, बट दूसरा जो एनटीए पेपर लीक माफिया है उस पर मैं आपके विचार है कि एनटीए खुद भी एक बहुत बड़ा माफिया है। बिल्कुल सर, एनटीए के अंदर जैसे आपने बताया वो कुछ दीमक हैं जो उस मेहनत करने वाले स्टूडेंट की मेहनत को खा रहे हैं। दूसरा एनटीए खुद भी अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है कि बच्चों से फीस चार्ज करता है, किसी से 1100 रुपये ले रहा है, कैटेगरी के हिसाब से फीस चार्ज करता है और फिर उनको 10 लाख बच्चे एक साइकिल में, यानी एक साल में तकरीबन 20 लाख बच्चे रजिस्टर्ड करते हैं। ये ऑफिशियल डेटा है सर, इससे ज़्यादा भी रहता है। और उन 20 लाख बच्चों में अगर आप कैलकुलेट करेंगे कई करोड़ों में फीस बनती है ना। और इनके पास ये फीस, और ये डायरेक्ट उसको जॉब नहीं देते हैं बच्चों को, ये एक एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है, बच्चा इन एग्जाम को देकर एलिजिबल होता है, जैसे सीटेट होता है, नेट होता है। ये ऐसा नहीं कि आप वो पैसा लेकर बच्चों को वापस रिफंड करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है कि अब जब आप फीस चार्ज करते हैं तो आप एग्जामिनेशन सेंटर कभी 40 किलोमीटर दूर है तो कभी 400 किलोमीटर दूर है, कभी 200 किलोमीटर, कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। सेकंड चीज, बच्चा भाई जज्बा है, जीआरएफ क्वालिफाई करना है, टीचर ने इतना मोटिवेट कर दिया, पेरेंट्स मोटिवेटेड है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, बच्चा आ गया एग्जाम देने। अब सर अब दिल्ली एनसीआर जैसे जहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस 46 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पर ना तो एक एग्जाम सेंटर में एसी है, मैं चलो मानता हूँ एसी नहीं, लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है कि बच्चा आराम से शांति से 3 घंटे पेपर दे सके, वो भी नहीं है। प्लस पानी पीने के लिए एक सर 45-46 डिग्री सेल्सियस आदमी घर में घड़े का पानी भी पीता है, जो गरीब आदमी होता है, वो घड़े वाला पानी भी व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल सादा गर्म पानी। अब बताइए बच्चा कितना भी टैलेंटेड बच्चा हो, उसका हौसला टूटेगा सर। मन तो सबका, दिमाग तो सबका एक ही जैसा है ना, उस 3 घंटे में कैसे काम करता है। तो जब आप उनकी परिस्थितियों को बराबर नहीं करेंगे, कि परिस्थितियां तो बराबर, मतलब इतनी गर्मी है ना, इतने, और नॉट ओनली एसी, नॉट ओनली ठंडा पानी, व्यवस्थाएं भी, कंप्यूटर भी गंदे पड़े हैं, कंप्यूटर के माउस काम नहीं कर रहे हैं, और वो जो स्क्रीन है वो भी गंदी है। तो मतलब, और फिर ये सारे प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करता है ना, तो एग्जाम से बाद जब हम लोग सेंटर पहुंचते हैं, पेपर कैसा हो, सर पेपर मत पूछो, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, गर्म लग गई है। तो मुझे लगता है एनटीए के जो अंदर जो अभी पेपर लीक को कर रहे हैं उनको तो रोकना, वो तो प्रायोरिटी है। और सेकेंड, आपको अपने सिस्टम को भी ठीक करना है, क्योंकि आप यहाँ से बच्चों को प्रोफेसर लेवल पर लेकर जा रहे हो, उनका माइंडसेट उस लेवल पर है कि भाई वो मास्टर्स कर चुके हैं, वो सारे बच्चे एक एडल्ट बच्चे हैं, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए, उनसे एक अच्छी फीस ले रहे हैं आप उनको एक अच्छा सिस्टम प्रोवाइड करिए। ये मैं एनटीए को कहना चाहता हूँ। सर मुझे लगता है ना कि सर मतलब ये स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं है एजेंसी, राइट, ये पैसे सेंट्रिक है। इनको एक ठेकेदारी वाला काम, जो मैंने पहले बोला कि एक ठेकेदारी मिल गई है कि साल में 2 बार एग्जाम करवाएंगे और अच्छा खासा फीस, आपने से 1000 रुपए के आपसे भी देखें 10 लाख बच्चे दे रहे हैं, तो करोड़ों में, मतलब साल में 2 बार करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं लोग। और अभी तो सर वो भी हुआ था कि जब पार्लियामेंट में जब उस पर कमेटी बैठी तो फिर रिपोर्ट निकली कि पिछली बार 450 करोड़ का सरप्लस था इनके पास। मतलब ये सरप्लस का क्या करेंगे? अरे सरप्लस तो वो कोई प्राइवेट कंपनी बनाती है कि भाई हमको पैसा कमाना है, उनको प्रॉफिट की आवश्यकता क्या है, उनको तो भाई काम है, सैलरी मिल रही है, कहाँ से, गवर्नमेंट सारे दे रही है सबकी, पेपर कंडक्ट करवाने के लिए बच्चों से पैसे ले लिए। अब जो एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं, जो आप समझते हैं कि सुविधाएं नहीं है, आपके कंप्यूटर खराब हैं, सेंटर्स दूर हैं, 50। अच्छा सर इसके बाद और देखिए, आप इनकी माफिया गिरी लिटरली। हमको तो अब वो तो कि हम कोर्ट जाके इसका समाधान नहीं करवा सकते, बिकॉज कोर्ट भी कभी क्या करते हैं, 2 चीजें हैं। एक तो पेपर में सबसे बड़ा गलती होती है, जब भी बच्चा फॉर्म भरता है तो उससे फॉर्म भरने से पहले एक टिक करवाते हैं कि आई एग्री। अब उस आई एग्री में बताऊं क्या लिखा है? उस आई एग्री में ये लिखा है कि पेपर में अगर मान लीजिए क्वेश्चन गलत भी है
क्वेश्चन अंग्रेजी में और हिंदी में लिखा है, हिंदी में गलत भी है, ये सबसे स्टार्टिंग चल रहा है, ठीक है, तो गलत भी है तो हम अंग्रेजी का मानेंगे। अब मतलब हिंदी वाला बच्चा पागल है, उसने जो पढ़ा उसके आपसे आंसर लगाया, ठीक है। अब जैसे हमारे क्वेश्चन में आया था कि भाई राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं, तो अंग्रेजी में सही लिखा था, हिंदी में गलत था, बच्चे ने उस हिसाब से टिक किया। तो वो बोलते कि नहीं हम तो इंग्लिश के आंसर के हिसाब से मार्क्स देंगे, ठीक है। अब जब इस पे चैलेंज की बात आती है कि जब हम बाद में चैलेंज करते हैं, तो उनका ये कहना है कि मैं जब एनटीए के ऑफिस गया इसी चीज को लेकर, तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसे है तो हमारे पास 30-40 केस हमारे ऊपर चल रहे हैं, बोलते पर इस केस में हर बार आप ही लोग हारेंगे क्योंकि हमने पहले ही आई एग्री करवा लिया आपसे। मतलब मैंने कहा आप इतनी निकम्माई, इतनी नाइंसाफी कैसे कर सकते हो? आप दोनों बच्चों से फीस ले रहे हो ना, हिंदी वाले से भी ले रहे हो, इंग्लिश वाले से भी ले रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पेपर में गलती है उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दो, गलतियां हो सकती हैं, वी कैन अंडरस्टैंड, टाइपिंग एरर है, कुछ है, चलिए मान लिया, अरे तो पेपर क्वेश्चन को ड्रॉप करो, सबको फायदा दो ना। आप ये नहीं कि नहीं अंग्रेजी वाले को मिल जाएगा, हिंदी वाले, तो एक तो ये माफियागिरी हुई। अब इसके दूसरा सर और देखिए, पैसे मतलब इनका जो पैसे खाने का जो वो है ना, मतलब गजब पेट है इन लोगों का, ठीक है। बच्चा पेपर देने के बाद पहले तो क्वेश्चन में खुद गलती करते हैं, फिर बच्चा चैलेंज करता है, चैलेंज करने के 200 रुपए लेते हैं, और उस चैलेंज करने से साल में करोड़ों रुपए लोग चैलेंज से भी कमा लेते हैं। अब उसके बाद चैलेंज का मतलब ये होना चाहिए नैतिकता के हिसाब से कि अगर क्वेश्चन गलत है तो बच्चे को फीस वापस हो, रिफंड होना चाहिए, ठीक है। अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो ठीक है, मेरे पैसे गए, मैंने पैसे लगाए, बट जब चैलेंज एक्सेप्ट हुआ इट मींस कि आपकी मिस्टेक थी, तो फिर वो पैसे, और एक दो बच्चे के भी नहीं, हजारों बच्चों के पैसे हैं भाई वो। आप कैसे, यू आर ए गवर्नमेंट एजेंसी, आप नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, आप कैसे पैसे मतलब हड़प ले रहे हो यार, लिटरली होता है। ये तो हम ले रहे कि दुकानदार की भाई हम बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, पैसे हड़प लिए, तो ये कर रहा है एनटीए। सर मुझे लगता है एक पॉइंट और होना चाहिए, आपने बिल्कुल करेक्ट पॉइंट बोला कि क्वेश्चन चैलेंज की पर क्वेश्चन के 200 चार्ज करते हैं, अगर क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है स्टूडेंट की साइड से तो फीस रिफंड होना चाहिए। सेकंड चीज़ एक और होनी चाहिए, क्योंकि सर 10 लाख स्टूडेंट्स हैं एक साइकिल में, और ये सारे स्टूडेंट अपने अपने अलग जगह से चैलेंज करते हैं, तो एक क्वेश्चन को भी मल्टीपल स्टूडेंट चैलेंज करता है, तो इनको जब एक क्वेश्चन अगर चैलेंज हो जाए तो दोबारा इनको चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए, दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी चैलेंज, तो उससे क्या होगा, वो बच्चा फीस पे नहीं करेगा। ये मतलब देखो हम और आप एक मतलब हम और आप बैठकर बच्चों के लिए नहीं सोच रहे, ये पूरे देश के लिए, देश के एजुकेशन सिस्टम में अननेसेसरी पैसा ना जाए और सिस्टम भी अच्छा रहे, ताकि बच्चों के साथ ट्रांसपेरेंसी रहे कि हाँ कोई स्टूडेंट है जिसने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी चैलेंज कर दिया, लाइक जैसे आपने कर दिया कोई बार, तो अब बच्चों को चैलेंज करने की जरूरत नहीं, उसके बाद दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 को ऑलरेडी चैलेंज कर दिया गया। तो ये मैं एनटीए को सलाह देना चाहता हूँ, आप प्लीज इसको इंप्लीमेंट करें। इससे क्या होगा, मल्टीपल एप्लीकेशंस आपके पास नहीं आएंगे, आपके पास वो 100 एप्लीकेशन मैक्स टू मैक्स हो सकते हैं पेपर 2 में और 50 पेपर 1 हो सकते हैं। इसके अलावा इससे ज्यादा नहीं होगा, बच्चों की फीस बची रहेगी और बच्चे भी अपना मेल नहीं चेक करेंगे मेरा हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर वो तो है, मतलब पर मुझे मतलब करना तो चाहिए। आपका सजेशन बहुत सही में अच्छा है कि ये सिस्टम आप ऑनलाइन बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट इसमें सर चैलेंज में दिक्कत ये आएगी, जो इसमें प्रॉब्लम कि हर बच्चा अलग अलग तरीके चैलेंज करता है। किसी ने बोला कि इसका आंसर एक ही जगह सी हो जाना चाहिए, कोई बोला एक ही जगह डी हो जाना चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा फंस जाएगा, उसको भी कुछ ना कुछ टेक्निकल तरीके से कर सकते हैं। मतलब अगर वो क्वेश्चन दायरे में आ गया कि भाई ये क्वेश्चन पर्टिकुलर हम एक्सपर्ट से चेक करवा फॉल्ट है, तो हम पूरा ही चेक कर लेते हैं ऑप्शन गलत है कि नहीं। बिल्कुल परफेक्ट, ये ज्यादा बेटर तरीका होगा कि किसी का भी आंसर नहीं मानेंगे, हम एक्सपर्ट से फाइनल आंसर करके। अच्छा सर अब दिक्कत हम क्या है, मतलब यहाँ पे एक्सपर्ट भी नहीं मानते इनके, चैलेंज भी कर दो, जैसे पिछली बार आपने देखा चैलेंज भी किया, सब कुछ हो गया, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, इंग्लिश में, सब में चैलेंज हुए क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे, उसके बाद भी इन्होंने फाइनल आंसर की में सेम टू सेम रिजल्ट दे दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, हाई कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट में अपनी बेइज्जती करवाई इन लोगों ने, ठीक है। फिर हिस्ट्री में जाके 7 क्वेश्चन चेंज हुए, तो अब विश्वास करने लायक कुछ बचा ही नहीं एजेंसी। मतलब यूनिसेनेट एग्जाम पे मैं बोलूंगा पूरा विश्वास है, वो कैरियर बनाता है सब कुछ, बिकॉज मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को, आपने भी पढ़ाया मैंने भी पढ़ाया, इतने सारे स्टूडेंट्स आगे निकल गए, कई बार मैसेज करते सर मेरा पीएचडी में हो गया, मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर लग गया। हमें लगता है कि इस एग्जाम में होप है, ऐसा फालतू का एग्जाम नहीं है, उम्मीद बचती है। जीआरए तो सर सबसे अच्छे सुनहरी चीज है, मतलब आपको 5 साल तक स्टाइपेंड मिल रहा है, आप रिसर्च भी कर रहे हो, एकेडमिक कैरियर बन रहा है, इससे अच्छा तो सुनहरा भविष्य मतलब मेरे हिसाब से इंडिया जैसे देश में, बिकॉज जहाँ जॉब की समस्या है। बिल्कुल सर, फ्यूचर तो बेस्ट है। क्योंकि सर मैं आपको अभी एक छोटी स्टोरी बताना चाहता हूँ। रिसेंटली मैं कल एक स्टूडेंट का मेरे पास फ़ोन आया, क्योंकि क्या हो गया, जेआरएफ क्वालिफाई होता है तो टीचर उसे सेलिब्रेट करता है, उससे बात होने तो थोड़ा फ्रेंकली बिहेवियर हो जाता है। तो उसका नाम शिवम गांधी है, वो हमारा फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट रहा है, हमने उनको पढ़ाया है। तो अभी वो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी थी, वो उस बच्चे की उम्र 24 साल है, तो वो अभी अपने माता पिता को सर काफ़ी दर्शन करवा रहे हैं कभी, और वो जब मैंने फ़ोन किया भाई कैसा चल रहा है, सर 1 क्लास होती है पर डे,
केवल एक क्लास लेनी होती है। वैसे करिकुलम में तो है कि हफ्ते में 21 घंटे होने चाहिए, तो अभी एक ही क्लास चल रही है। और हमने कहा सैलरी कितनी मिल रही है इन हैंड? सर 89,000 सैलरी आती है, प्लस 22,000 रुपये NPS कट रहा है, प्लस HRA कट रहा है, वो गिनाते जा रहा है नंबर, है ना। तो हमने कहा कैसा लग रहा है? कह रहा सर बहुत बढ़िया जिंदगी लग रही है, और मेरा पूरा एक केबिन है ना, जिसमें मैं रहता हूँ और मैं फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये एग्जाम सर बच्चों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनाता है, पूरी सोसाइटी को चेंज कर सकता है। और ये सर स्टार्टिंग सैलरी, उसने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, 5 महीने हुए उसको, और फिर इसके बाद हर साल उसमें 6 से 8% का इंक्रीमेंट लगेगा, फिर लेवल चेंज होंगे, और फिर 10 से 12 साल एसोसिएट प्रोफेसर बनेगा। लाइफ मतलब यहाँ तक है। बट ये NTA का जो आपने इनसाइड बताया पेपर लीफ माफिया, ये ठीक हो जाए, और स्टूडेंट से जो अतिरिक्त चार्ज कर रहे हो या तो उनको फैसिलिटीज दे दो। सर महिलाएं जाती हैं, उन्होंने टॉप्स पहन रखा है, टेप चिपका दिया, मतलब पेपर लीक इनसाइट हो रहा है, बट स्टूडेंट के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। और बताइए गर्मी में टेप चिपका हुआ है, क्या हम लोग कभी ऐसे कंफर्टेबल पेपर दे सकते हैं? तो मुझे लगता है सर कि इन सारे पॉइंट से अगर हट कर हम फ्यूचर की बात करें तो UGC नेट एग्जाम एक ऐसा मतलब एग्जाम है जिसमें सर बोलते हैं ना एक रौले वाली जॉब होती है, जिसमें भावकाल जिसे बोलते हैं, रिस्पेक्ट सर सबसे बड़ी हुई। मैंने स्टार्टिंग बोला था कि शिक्षक की तो इज्जत है ही। एक शिक्षक एक ऐसा दिया जलाता है जो हजारों दिए जला सकते हैं, राइट। तो वहाँ तो बहुत मतलब अपॉर्चुनिटी, मतलब ये है कि देखिए अगेन दोस्तों, हम सब ये बैठ के बातें कर रहे हैं, आपको बहुत सारी इनसाइड चीजें बता रहे हैं जो अक्सर हम लोग नहीं बताते, बिकॉज क्लासेस में हम आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहते, बट स्टिल समस्याएं हैं और उस पर बात करना ज़रूरी है, और साथ साथ आप लोगों को भी उस पर जागरूक होना ज़रूरी है, और इन सब बातों को दूसरों तक पहुंचाना भी ज़रूरी है, बिकॉज जब तक एजेंसी के कान में ये सब बातें नहीं पहुंचेंगी ना, तो उनको लगेगा कि जैसा हम कर रहे हैं करने देते हैं, उनको लग रहा है कि कोई एहसान ही कर रहे हैं हम बच्चों पे एग्जाम लेके, तो वो एहसान मत समझिए। ओके, आप कंज्यूमर है समझ लीजिए कि आप यू आर अ क्लाइंट। ओके, पब्लिक एडमिशन में मैं आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ कि जो आज हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नए दौर में है, वहाँ पे जो सिटीजन है वो कोई भीख नहीं मांग रहा है, वो अपना हक मांग रहा है। आप लोग सैलरी इसलिए फीस देते हैं एग्जाम की, आपको सही फैसिलिटीज, सही वक्त पे नोटिफिकेशन, सही वक्त पे आंसर की, सही वक्त पे रिजल्ट। जैसे इस बार से रिजल्ट नहीं आ रहा, अब बच्चों का PhD रुक जाएगा, उनका PhD एडमिशन रुक जाएगा, असिस्टेंट में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कितनी जगह बिहार में वैकेंसी निकल रखी है, दूसरी जगह वैकेंसी आने वाली है, अभी सर पे खड़ी हुई है, बट उनके पास क्वालिफाई होकर भी डिग्री हाथ में नहीं आएगी, तो वो नहीं कर पाएंगे अप्लाई। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं जो कि NTA गंभीरता से नहीं लेता। तो पेपर तो खराब नहीं है, पेपर का बहुत अच्छा फ्यूचर है, आप लोगों का ही बहुत अच्छा फ्यूचर है। UGC नेट एग्जामिनेशन कैन बिल्ड अ बेटर कैरियर, कैन गिव यू अ सिग्निफिकेंट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी ऑल्सो, एंड अ लग्जरियस लाइफ ऑल्सो। मतलब इंडिया जैसे शहर में, मैं देश में बोलूँगा, अगर 1,00,000-1,50,000 रुपए कोई कमा रहा है तो बहुत मजे से जी सकता है। सर माइंडसेट चेंज हो रहा है आपका, आप रिसर्च की दुनिया में जा रहे हो, वो सारी चीजें देख रहे हो। जो लोग देखिए कारपोरेट में जॉब कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सर जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर और जो PhD वाला पार्ट होता है ना, इसका एक अलग ही सर वो है कि भाई रिसर्च कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है। अच्छा सर, एक चीज और मेरे मन में आती है कि जैसे सोशल मीडिया का टाइम और आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, 4th पिलर हमारा मीडिया है सर, तो सर क्यों ये NTA UGC नेट एग्जाम न्यूज से बाहर रहता है और नीट एग्जाम बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहता है, जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर आप एक साल में कंपेयर करेंगे लगभग सेम ही बैठ रहे होते हैं। तो किस तरह से आप सर इसको देखते हैं? सर 2 एस्पेक्ट मुझे समझ में आते हैं कि UGC नेट एग्जामिनेशन को जो इग्नोर, मतलब लाइमलाइट नहीं मिलती। जैसे इस बार नीट पेपर लीक हुआ तो पूरा देश, पिछली बार भी जब हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट में हंगामा मचा दिया था, बहुत सारे टीचर लड़ने पहुंच गए थे और बच्चे भी लड़ने पहुंच गए थे, मतलब बवाल हो गया था पूरे देश में। इस बार फिर जब लीक हुआ तो फिर पूरा देश में बवाल है और धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, और मांगना चाहिए, मेरे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। UGC नेट एग्जाम के बाद क्या होता है कि यहाँ वो जो बच्चे हैं नीट वाले, वो छोटे बच्चे हैं, वो 12वीं करके निकले हैं, और उनके प्रति संवेदनशीलता ज़्यादा होती है, बिकॉज वो अपने घरों से अभी निकल के आए हैं कंपटीशन देके, और माता पिता भी कंसर्न है और समाज भी कि यार ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनका दिल टूटेगा तो क्या होगा। UGC नेट एग्जाम जो बच्चा देता है वो ग्रेजुएशन कर चुका है, मास्टर्स में है या फिर मास्टर्स कंप्लीट कर चुका है, तो जहाँ तक मेरी समझ है, तो वो थोड़ा सा उस फेज में 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो समाज को भी लगता है कि अरे ये तो कंपटीशन में लगे ही हैं, किसी ना किसी एग्जाम को दे रहे होंगे, और बच्चे भी कि ये नहीं तो ये नीट पेपर वाले को एक ही ऑप्शन है, उसको वहीं से क्रैक करके फिर आगे बढ़ना है, उसके पास वही रास्ता है। अब UGC नेट एग्जाम जो दे रहा है वो शायद तक UPSC की तैयारी भी कर रहा होगा, वो किसी और फलाने ढिमकाने की तैयारी भी कर रहा होगा, और भी SSC का पेपर भी दे रहा होगा, हो सकता है बैंकिंग का भी दे रहा हो। तो बिकॉज जॉब है ना, इस एज में ना यू आर ट्राइंग योर लक कि कहीं भी फंस जाए, एक लाइफ सिक्योर हो जाए। तो स्टूडेंट भी थोड़ा सा पीछे रहते हैं, क्योंकि
किसी भी चीज को जो लाइमलाइट मिलती है वो मिलती है जब मुद्दा आप उठाओ। मीडिया तो कवर करने आती है ना, मीडिया थोड़ी एक मुद्दा उठाएगी, हम जब मुद्दा उठाएंगे तब मीडिया उसको कवर करेगी। जैसे हम लोग कितनी बार एंटी हो गए, और सर मैं बता रहा हूँ पिछली बार तो हम लोगों ने जब पेपर लीक हुआ था 2024 में, जब पूरे ठीक है हम लोग एंटी गए और हमने सारी न्यूज एजेंसी को टैग किया कि कोई तो सुन के कम से कम वहां पहुंच जाएगा। और अच्छी खासी अभी पिछली बार भी जब हिस्ट्री का पेपर हुआ था, अश्विनी सर भी वहां सब पहुंचे, हम लोग भी काफी सारे 50-60 बच्चे पहुंचे। हमने मीडिया एजेंसी से बात की, मुश्किल से 1-2 मीडिया ने भाई न्यूज पे कवर किया, आर्टिकल में कवर किया, बट मीडिया लेवल पे वो नहीं चीज पे। तो एक तो मुझे कारण ये लगता है कि स्टूडेंट्स भी खुद बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं, और उनकी गलती भी नहीं है, वो अपना कैरियर देखना चाहते हैं कि कहीं कुछ निकल जाए, उनके पास इतना वक्त ही नहीं है। घर वाले पीछे पड़े होंगे कि यार तुम नौकरी ले लो, तुम क्या धरना प्रदर्शन करने थोड़ी जाओगे। तो वो बच्चे भी वहां फंसे रहते हैं बेचारे, और वो अपनी जैसे तैसे कि चलो ये एग्जाम खत्म हुआ, अब दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं। अच्छा कहीं असिस्टेंट पेपर के आगे, तो उनका फोकस भी वहां रहता है। और साथ साथ समाज भी उतना संवेदनशील नहीं है कि अरे ये तो बड़े बच्चे हैं, तो किसी का नाम, जैसे मैं अभी खुद मैं आपको बता रहा हूँ जंतर मंतर में प्रोटेस्ट में मैं 2 दिन भी गया हूँ, 19 तारीख को भी गया, 20 तारीख को, वहां पे बात हुई मेरी काफी। तो नीट पेपर में मुद्दा चल रहा है, काफी लोगों से बात की, वहां पे ऑर्गेनाइजर वगैरह से बात की कि यार यूजीसी नेट पेपर में भी हिस्ट्री का मैंने मतलब बताया उनको, सोशियोलॉजी का पेपर लीक हुआ है और पूरा का पूरा पीडीएफ है ये वो, तो उन्होंने सुना, बट उस गंभीरता से उस बात को लेने को रेडी नहीं है, बिकॉज उनका टारगेट एक है वो, और उसमें कुछ गलती नहीं है, उन्होंने मुद्दा बनाया है और उस पर टिके रहना अच्छी भी बात है। बट मैंने तो सपोर्ट में बताया कि इससे और आप धर्मेंद्र प्रधान जी पे चढ़ सकते हैं कि वही एजेंसी है एनटीए, उसी ने लीक करवाया है, ये पेपर है सामने। सर तो, जैसे नीट का पेपर लीक होता है तो लोग कहते हैं कि यही वो नकली डॉक्टर बनेंगे और फिर ये आपका ट्रीटमेंट करेंगे, फिर आपकी जान चली जाएगी। लेकिन सर नीट के बाद डॉक्टर बनते हैं और यूजीसी नेट के बाद प्रोफेसर बनते हैं। सर चाहे डॉक्टर नकली हो तो भी सिस्टम खराब हो सकता है, अगर शिक्षक भी नकली हो तो भी सिस्टम खराब हो सकता है। दोनों की अपनी अकाउंटेबिलिटी है। अगर डॉक्टर को सेकंड गॉड कहते हैं, लेकिन शिक्षक क्या होता है सर, डॉक्टर तो कई पेशेंट को ज़्यादा, लेकिन शिक्षक क्या करते हैं, अपनी छाप जो है पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया में छोड़ता है। उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट हर जगह बैठे होते हैं और वो डॉक्टर भी बनते हैं। नॉट ओनली वो डॉक्टर बनते हैं, एमडी बनते हैं। तो शिक्षक एग्जाम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, नेट एग्जाम जितना इंपॉर्टेंट नीट है। तो मैं ये एनटीए और जितने भी एजुकेशन मिनिस्ट्री है जो भी अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए उनको, और इस एग्जाम को उतना ही सीरियस करना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षक एक बहुत बड़ा दायरा रहा है। आज शिक्षक का थोड़ा धीमे धीमे इनका क्रेडिट डाउन कर रहे हैं, लेकिन पहले के टाइम टीचर को गुरु जी, आचार्य जी है ना, उस तरह का दर्जा दिया, गुरुकुल शिक्षा हुआ करती थी। तो बोलते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बना। तो क्या बात है, ईश्वर के बराबर माना गया है गुरु को। और अगर गुरु भी अगर नकली तरीके से बन जा रहा है पेपर लीक करके, तो फिर तो वो गुरु क्या ही आगे भविष्य बनाएगा बच्चों का, क्या है। तो वो तो बहुत बड़ी बात आपने बताई कि सही में हमारे समाज की एक समस्या है सर। मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि भारतीय समाज में एक समस्या है कि हम बाकी सारे प्रोफेशन IAS ऑफिसर बन गए तो बड़ी इज्जत है, ठीक है। आज तो फिर भी सोशल मीडिया का जमाना और ये सब चीजें हुई हैं, तो इससे कहीं ना कहीं टीचर्स जैसे आप और हम जैसे बच्चों थोड़ा सा इज्जत मिलने लगे। नहीं तो पहले टीचर वो बनता था, पहले ये स्थिति आ गई थी भारत में, मैंने देखा है कि टीचर वो कहीं कुछ नहीं हुआ तो चलो टीचर बन जाते हैं। बट अब वो पैटर्न चेंज हुआ है। बट स्टिल ये प्रोफेशन कितना इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। जैसे डॉक्टर होना क्या वो इमीडिएट चीज है कि हाँ भाई गलत इंजेक्शन लगा देगा मर जाएंगे, तो इसलिए लोगों को डर है। बट टीचर का है कि ठीक है, तो वो लोगों का एक गलत माइंडसेट है, जबकि उनको समझना चाहिए कि उतना ही इंपॉर्टेंट टीचर का जॉब है, और अगर अच्छे टीचर होंगे तभी एक अच्छा भविष्य होगा। जैसे हम लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि सरकारी कॉलेज में अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, हमारे पास भी जो बच्चे आते हैं ना, क्यों नहीं मिल पाती है? कारण यही है कि कोई धांधली करके, कोई चापलूसी करके, कोई घूस दे के बन गए हैं प्रोफेसर। जो अच्छे बने हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे मैं अपने खुद का एग्जांपल दूं, मैं अपने कॉलेज में पढ़ता था, एक टीचर हमारे थे, ऐसा पढ़ाते थे कि आज तक याद है, ठीक है। आज भी मैंने जो किताब लिखी है मेरे पॉलिटिकल साइंस की, उसमें मैंने उनका नाम मेंशन किया कि ये इंसान ने मुझे वो जोश दिया कि इस कदर पढ़ाओ बच्चों को कि उसका भविष्य बन जाए। तो वो एक बात तो है, कहीं पे जाएंगे ना सर, एक शिक्षक जरूर होता है सर। वो बोलते हैं ना कि वो सरफिरा, कि उसको सर सैलरी सबको मिलती है सर। वो मतलब होता है कि पागल टाइप, मतलब भाई मुझे कुछ करना है, जुनून। तो वो मैंने सर, मैं भी अपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी सर, मैंने जो बोलते इंटर कॉलेज टाइप होते हैं, वहां पर भी सर बहुत सारे शिक्षक होते हैं, अपना आए पीरियड लिया चलो पढ़ लो। लेकिन वहाँ एक शिक्षक हमारे भी मैथ के थे, तो जिस वजह से मैं आज भी बच्चों को मैथ पढ़ा रहा हूँ। उन्होंने मैथ मतलब डंडा लेके खड़े होते थे, मारते नहीं सर। देखो टीचर में डिसिप्लिन तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है, लेकिन टीचर के अंदर जुनून होना चाहिए। जैसे हम और आप देखिए 8-8 घंटे की मैराथन ले रहे हैं, और उन मैराथन से डायरेक्ट बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेक्शन हो रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ के बच्चा सिलेक्शन ले पा रहा है। तो सर जुनून जो होता है ना, वो इंसान को कहीं भी ले जाता है। और टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, ऑटोमेटिक जुनून पैदा करता है, और बच्चों को जब जिनको प्यार मिलता है ना, वो जुनून इस लेवल पर जाता है।
चलिए सर, काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन हुआ। अच्छा, एक चीज़ और हमारा सवाल रहता है कि एनटीए भी जो है यूजीसी एग्जामिनेशन को थोड़ा सा बड़ा लो लेवल पे देखता है, बिकॉज एनटीए बहुत सारे एग्जाम करवा रहा है आजकल, सीयूटी पीजी यूजी दुनिया भर के एग्जाम करवा रहा है, नीट का पेपर भी करवाते हैं और इतने सारे एग्जाम करवाने लगा। तो क्या आपको लगता है कि वो इस एग्जामिनेशन को, बिकॉज ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, इसमें कोई जॉब नहीं है या फिर कोई आपको बेसिकली किसी कॉलेज की सीट नहीं मिल रही है, जैसे सीयूईटी में भी भाई आपको एडमिशन मिलता है, यहाँ एडमिशन मिलता है, यूजीसी एग्जाम में क्वालिफाइंग एक सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है और जीआरएफ के लिए आप एलिजिबल हो जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस कारण से एनटीए थोड़ा सा इसको सौतेली माँ वाला व्यवहार कर रहा है, ऐसा कुछ है क्या? सर मुझे लगता है ना एनटीए का ध्यान क्या है, जहाँ पर स्टूडेंट जिस स्टूडेंट के पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, सोसाइटी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि भाई बच्चे ने बायोलॉजी ले लिया, आप उसको नीट कराओ, तो उन्हीं बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और ये बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स भी इन बच्चों, मास्टर वाले बच्चों को ध्यान नहीं देते, क्योंकि यहाँ बच्चे खुद इतना रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, वो खुद अपना करियर चुन लेते हैं, तो इसलिए वो एग्जाम इतना हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, इसलिए एनटीए इस एग्जाम को दरकिनार कर देता है। बाकी आप क्या कहते हैं? एक चीज़ और हुई है, अभी हम लोग को थोड़ा सा पता चला था, बिकॉज आप लोगों को पता है सबको कि हिस्ट्री का पिछली बार पेपर में आंसर की में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म की टीम ने भी हाई कोर्ट में अपनी तरफ से पेटिशन डाली थी, एक स्टूडेंट ने भी डाली थी और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ने भी अपनी तरफ से पेटिशन डलवाई थी। तो जब पेटिशन में जब जज साहब बैठे और एनटीए को भी बोला गया कि आप अपने तरफ से जवाब दीजिए, तो एनटीए के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनका ये कहना था कि यूजीसी एग्जामिनेशन इज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट गिव दैट मच अमाउंट ऑफ अटेंशन टू दिस एग्जाम। मतलब उनका ये कहता कि यार ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम है तो हम उतना फोकस नहीं कर पाते, तो कभी कभी ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, तो जिसको उन्होंने जिससे कई हजारों बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा माइंडसेट मुझे लगता है कि उनके अंदर है, वो चीज़ भरी हुई है कि ठीक है ये तो चल रहा है, इससे अच्छा खासा हर महीने का हर साल का रेवेन्यू आ जाता है उनके लिए, उनके माइंड में कि यार ये रेगुलर करवाते हैं, कभी एग्जाम छोड़ते नहीं। जैसे आपने देखा वो पेपर लीक हुआ था तो फिर सितंबर में करवाया, फिर जनवरी में फिर से पेपर एक साल में 3 बार करा देते हैं 3 बार। हाँ, तो बिकॉज पैसा नहीं छोड़ेंगे वो लोग, क्योंकि उनको पता है हर बार 8 से 9 लाख 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहा है, तो वो पैसा तो अच्छा खासा आना है और नौकरी देनी नहीं है तो ये चीज़ सिचुएशन है। तो होपफुली थोड़ा सा आपको, हमको, सबको थोड़ा सा इस बात को लेकर मुखर होना पड़ेगा, बातें बोलनी पड़ेंगी, सुनानी पड़ेंगी और सवाल उठाने पड़ेंगे, तभी शायद तक, बिकॉज यूजीसी एग्जामिनेशन एक बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, एक बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य है, सब कुछ है और आगे बढ़ने का आपको पूरा मौका है। बट ये कुछ गलत अथॉरिटेटिव एजेंसीज़ हैं हमारे यहाँ जो कि इस एग्जामिनेशन के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, तो उनको दूर करना और कुछ गलत जो तत्व हैं जो पेपर लीक जैसी चीज़ों में संलिग्न है उनको दूर करना, और ये सब हमारी भी जिम्मेदारी है और साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है और साथ साथ एनटीए की भी जिम्मेदारी है। तो होपफुली और सर इस केस में मुझे लगता है कि जब भी कभी आवाज़ उठाने का टाइम हो, एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि सर यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी जैसे हम और आप फाइट करें एनटीए ऑफिस जाकर, बच्चों को नहीं पता चल रहा है या बच्चे आ नहीं रहे, तो अगर हम एक साथ आवाज़ उठाएंगे और हमेशा इस यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, तो हमको भी वही ट्रीटमेंट मिलेगा जैसे नीट एग्जाम को मिल रहा है, आईआईटी एग्जाम को मिल रहा है, हमारा भी वो बेटर होगा कि भाई पेपर लीक नहीं होंगे, अगर होंगे, अगर इनकेस ये होते भी हैं तो अकाउंटेबिलिटी लेंगे और तुरंत ही एग्जाम होगा और सही से सारे पैटर्न चलेंगे। जैसे सोशियोलॉजी वाला पेपर भी वही है ना कि सब कुछ है, प्रूफ है, सब कुछ है, बच्चे बोल रहे हैं कि यही सेम पेपर था, बट उस पर बात बंद हो चुकी है, बिल्कुल दब चुका है वो मुद्दा, और एनटीए यही चाह रहा है कि वो दबा रहेगा, चुपचाप धीरे से हम सुमड़ी में जो है आंसर की निकाल के खत्म कर देंगे। अभी देखो सर 30 जून को एग्जाम खत्म हुआ है और अभी पूरे के पूरे 25 दिन के आसपास हो रहे हैं और कोई आंसर की कोई अपडेट तक नहीं। इवन एनटीए ने ये भी अपडेट नहीं करा कि हमने सक्सेसफुली एग्जाम कंडक्ट कर दिया और सीएसआईआर को तुरंत उसने कंडक्ट कर। तो ये सारे जो डिफरेंशिएशन है, डिस्क्रिमिनेशन है यूजीसी नेट के साथ, सीएसआईआर नेट के साथ, नीट, ये नहीं होने चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब बच्चों हम आवाज़ उठाए, एक साथ आवाज़ उठाए, और अपने हक की लड़ाई लड़ना कभी बुरा नहीं है, ठीक है? तो लड़ते हैं, जीतेंगे और हम सबको जेआरएफ भी मिलेगा और आप अपनी मंजिल भी पाएंगे। बने रहिए टेक्स्ट बुक के साथ। थैंक यू सो मच। सेशन को शेयर भी कीजिएगा, बिकॉज हमने बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें की हैं सेशन में और उतनी ही गंभीरता के साथ में, क्योंकि कुछ बातें ऐसी मैंने शेयर की हैं जो थोड़ा सी कॉन्फिडेंशियल थी, जो मैं नहीं शेयर करना चाहता, बट ठीक है, अब एग्जामिनेशन हो चुका है, अब उसके बारे में आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज आप सभी विद्यार्थियों का भविष्य इस एग्जाम से जुड़ा हुआ है। परंतु इसको गलत रास्ते पर न ले जाके हमारा ऑब्जेक्टिव बस ये है कि आपको पता हो, आप अवेयर हो, और साथ साथ उसी गंभीरता के साथ, उसी सिंसियरिटी के साथ आप एनटीए से सवाल पूछ सकें, बिकॉज एग्जाम फॉर्म आप ही भरते हैं, पेपर आप ही देते हैं, सब कुछ करते हैं, तैयारी आप ही करते हैं, तो आपको सारी जानकारियाँ होनी चाहिए और एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे और ज़्यादा एनटीए के ऊपर दबाव बना सके। हम भी प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास कीजिए और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी रखिए, जिससे आपको हमेशा जो भी है तैयारी में भी हम लोग मदद कर सकें और आपके भविष्य को आगे बढ़ाने में
डेफिनेटली आपके साथ खड़े रहेंगे। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें कि ये पॉडकास्ट कैसा लगा, कौन सी बात आपको अच्छी लगी और क्या आप और चाहते हैं, तो हम आपको आगे फर्दर अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।